हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके इस चैनल पर स्वागत है। आज हम करेंगे 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। तो इसके हम ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं पूछे या अपरिमेय संख्याएं पूछे तो वो हमेशा हमारे पास असीमित होती हैं। तो इसका उत्तर होगा फर्स्ट। दो परिमेय संख्याओं के बीच में चाहे वो परिमेय पूछे या अपरिमेय तो वो असीमित संख्याएं हमें मिलती हैं। या ये क्वेश्चन हमें ऐसे भी मिल सकता था, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय या अपरिमेय संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF। अगर हम यहाँ पर कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभाज्य संख्याएं हमसे बोला गया, हमने 3 और 5 लिया, तो HCF जो है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक वो होगा यहाँ पर 1। तो इसका उत्तर होगा हमारा A। इसके बाद आपसे पूछा गया दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF। दो क्रमिक सम संख्याएं यानी कि जो क्रम में आई हुई हैं, अगर हम लें 2 और 4 जो क्रम में आ रही है और सम होना चाहिए आपके पास, तो 2 भी सम संख्या और 4 भी सम संख्या है, तो इसका अगर हम महत्तम समापवर्तक निकालें तो वो होगा हमारे पास 2। इसी तरह आप कोई भी दूसरा नंबर ले सकते हैं, लेकिन वो क्रमिक का मतलब जो क्रम में आ रहा हो आपका, जैसे 2, 4, 6, क्योंकि 4 और 6 भी हम ले सकते हैं यहाँ पर। अगर आप देखें तो इसका भी HCF आप अगर निकालेंगे तो वो आपका 2 आता है। इसी तरह नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किसी धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए LCM गुना HCF निम्न में से किसके बराबर होगा। तो ये हमारे पास सीधा फॉर्मूला है, A गुना B दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है महत्तम समापवर्तक गुना में लघुत्तम समापवर्तक LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो उत्तर होगा वो होगा C। नेक्स्ट है पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 1/√7। 1/√7 जो है, अगर आपके पास वर्गमूल के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए, आपको हमेशा याद रखना है, अगर कोई भी अभाज्य संख्या वर्गमूल के अंदर आ जाती है तो वो हमेशा ही आपका अपरिमेय कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास दिया हुआ है 1/7। तो ये आपका उत्तर होगा B। इसके बाद है भाज्य A और भाजक B के लिए A बराबर BQ प्लस R कौन सा सत्य है। तो आपको पता है यहाँ पे जो R के बारे में पूछा गया है, R जो हमारा होता है वो होता है शेषफल। शेषफल जब आप किन्हीं भी दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या तो शेषफल हमारे पास 0 होता है या फिर 0 के बराबर होता है या फिर हमारे 0 से बड़ा होगा, लेकिन हम जिससे भी भाग दे रहे हैं उससे छोटा होगा। तो यहाँ पर ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो ये आपका आंसर होगा 0 से बड़ा या बराबर और या फिर B से छोटा। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम 6/3 लिखते हैं तो यहाँ पर शेषफल आपका जो होगा वो होगा 0, और अगर मैं यहाँ पर 5/3 लिखूँ तो यहाँ जो आपका शेषफल बनेगा वो होगा आपका 2, जो कि 3 से छोटा है। इसके बाद 5/2, जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके पास वर्गमूल के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाती है तो वो हमेशा आपको अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद आपके पास है दो संख्याओं का गुणनफल। ये हमने देखा था, दो संख्याओं का गुणनफल जो है हमेशा बराबर होता है HCF गुना LCM के। तो इसका उत्तर आपका होगा C। नेक्स्ट है आपके पास, आपको अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे करने 140 के, तो आप 140 के यहाँ पे कर सकते हैं। 2 से अगर हम करें 70, फिर 2 से करें 35, फिर आपने यहाँ 5 से किया तो ये आ जाता है 7, यानी कि 2 की पावर 2, 2 की घात 2 गुना 5 गुना 7। तो ये आपका उत्तर जो है ये है C।
इसके बाद 156 के गुणनखंड आपको करना है, इसी तरह आप 156 के भी निकाल लेंगे। तो ये आपके पास होगा इसके बाद हमारे पास ये 3 से जाने वाला है, तो यहाँ ये हमें मिला 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। इसका उत्तर होगा ए। इसके बाद आपके पास है 3825। इसका आप अगर निकालेंगे तो 5 से अगर हम करें, फिर हम इसको 5 से कर देते हैं, फिर आप इसको 3 से कर सकते हैं, फिर आप इसको 3 से करेंगे, तो ये आपके पास आ गया 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 17। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका आंसर है वो बनता है यहाँ पर बी। इसके बाद है 5005। इसको हम 5 से कर सकते हैं, 1001। फिर ये हमारे पास होगा, अगर हम इसको 7 से कर दें तो ये आपके पास आएगा 143। फिर हम इसको 11 से कर देते हैं तो ये बनेगा आपका 13। तो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, तो हमारे पास 13 का जो आंसर है वो आ जाएगा सी। नेक्स्ट है आपके पास 7429। तो इसी तरह आप जब इसका निकालेंगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो होगा 17 गुणा 19 गुणा 23। आप इसको करके देख लेंगे, हमने पीछे इसको निकाल के देखे, सेम उसी तरह आप इसको करेंगे। नेक्स्ट है आपका 15वां सवाल, 26 व 91 का HCF व LCM क्या होगा। 26 और 91, हमें ये पता है कि HCF जो है वो LCM के क्या तो बराबर हो सकता है अगर दोनों संख्याएं सेम होंगी, या फिर HCF छोटा होता है। यहाँ पर हमें 26 और 91 का HCF और LCM निकालना है। सबसे पहले हम 26 का देख लेते हैं गुणनखंड करके। ये आता है 26 का 2 गुणा 13। इसी तरह अगर हम 91 का देखें तो ये बनेगा 91 का आपका बनता है 13 गुणा में 7। तो यहाँ HCF जो है आपका, जो दोनों में कॉमन नंबर होता है वो आपका HCF कहलाता है। तो HCF तो है आपका 13। अब आप यहाँ देखेंगे HCF में आपके पास 182, 182 और 26। अगर हम देखें तो आंसर सीधा हमारे पास यहाँ A मिल रहा है। फिर भी हम यहाँ पर LCM भी निकाल लेते हैं। तो LCM होता है आपके पास जो दोनों में मल्टीपल आपके पास आते हैं। 13 को अगर आप 14 से गुना करेंगे तो ये आपके पास बनता है 182, 182। इसी तरह हमें नेक्स्ट में पूछा गया है 510 व 92 का HCF क्या होगा। तो 510 का सबसे पहले हम निकालेंगे जो कि बनता है आपका फिर हम इसको 5 से कर देंगे, फिर आप इसको 3 से करेंगे। तो यहाँ पर 510 के गुणनखंड मिले हैं हमें 2, 5, 3 और 17। फिर हम इसमें हमें दूसरा नंबर दिया है 92। ये आप पहले 2 से करेंगे, फिर ये 2 से जा सकता है। तो 92 का हमें मिला है 2 गुणा 2 गुणा 23। तो आप देखेंगे कि दोनों में जो कॉमन नंबर आ रहा है हमारे पास 510 और 92 में, वो आता है हमारे पास 2। तो इसका आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट है हमारे पास LCM हमें निकालना है। तो इसी तरह हम इसमें LCM निकालेंगे। इसी तरह हम इसमें 336 और 54 में LCM निकालेंगे। 336 और 54 का, तो 336 के लिए आप इसको इसी तरह गुणनखंड करेंगे और फिर हम इसको निकाल सकते हैं। 336 को आप पहले 2 से कीजिए,
इसमें तीन सौ छत्तीस का जब आप गुणनखंड करेंगे 168, फिर आप 2 से करेंगे, फिर आप इसको 2 से कर सकते हैं, फिर आपका ये 3 से जाता है। तो 336 में आपके पास टुकड़े बने इसके 2 की पावर 4 गुणा में 3 गुणा में 7। इसी तरह हम 54 के भी निकाल लेंगे। 54 के फैक्टर हमारे पास जो बनेंगे यहाँ पे तो यहाँ पर 54 के आपके पास बनते हैं 2 गुणा में 3 की पावर 3। तो एलसीएम अगर हम देखें 336 और 54 का तो आपको यहाँ पे मिलता है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 7, यानी कि आपको यहाँ गुणा करना है 16 गुणा 27 गुणा 7। तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर 3024। इसके बाद है आपको एलसीएम निकालना है 12 का, 12, 15 और 21। ये हमारे पास होता है 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 होता है आपके पास 3 गुणा 5 और 21 का होता है आपके पास 3 गुणा 7। तो एलसीएम अगर हम यहाँ निकाल रहे हैं 12, 15 और 21 का, तो ये हमारे पास होगा 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, यानी कि 4 गुणा 15 गुणा 7, 28 गुणा 15, जो कि आपके पास बनता है यहाँ पर 420। इसके बाद आपके पास सेम वे में है 17, 23 और 29। 17 आप जानते हैं अभाज्य संख्या है तो 17 ही रहेगा इसका। 23 भी आपके पास 23 रहने वाला है इसका गुणनखंड, और 29 का गुणनखंड भी आपके पास 29 रहेगा। और यहाँ एलसीएम पूछा गया है तो तीनों का एलसीएम जो है वो 17 गुणा 23 गुणा 29 होगा हमारे पास। तो यहाँ हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा बी। इसी तरह आपको एचसीएफ निकालना है। 8 के लिए आपके पास गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के गुणनखंड होंगे आपके पास 3 गुणा 3 और 25 के आपके पास होंगे 5 गुणा 5। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी संख्या जो है वो कॉमन नहीं आ रही है इन तीनों में, तो यहाँ जो हमारे पास एचसीएफ होगा वो होगा 1। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा डी। इसके बाद है 21वां सवाल, जिसमें आपको बोला गया है एचसीएफ यदि 306 और 657 का एचसीएफ 9 है तो एलसीएम निकालिए। आपको फॉर्मूला बताया गया था, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुना में एलसीएम होता है। तो दो संख्याएं हैं 306 गुना में 657 बराबर में 9 गुना में एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 से भाग करेंगे और इसको हल करेंगे तो हमारे पास जो उत्तर है इसका वो होगा बी। अगला सवाल है दो धनात्मक पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होगा। तो एलसीएम जो है हमेशा बड़ा होता है आपके एचसीएफ से। इसके बाद है कौन सी अपरिमेय संख्या है। आपको पता है ये हमारे पास 6 का वर्ग होता है, ये 11 का वर्ग है, ये आपका 3 का वर्ग है और इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2 यानी कि 2 वर्गमूल 2। वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या आ रही है और हमें अपरिमेय बताना है, तो ये आपकी अपरिमेय होगी। 72 के अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने हैं, पीछे जैसे हमने निकाला है गुणनखंड। तो ये होंगे 2 की घात 3 गुणा में 3 की घात 2। इसका उत्तर होगा आपका डी। इसके बाद है 25 का सवाल, 12 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध है। अगर दो संख्याएं आपके पास, अगर दो आपके पास अलग अलग संख्याएं हैं
तो हम आपका इसमें निकाल के भी बता देते हैं। इसका होगा आपका 2 गुना 2 गुना 3 और 20 का होगा 2 गुना 2 गुना 5। तो HCF अगर हम लेते हैं तो ये जो कॉमन नंबर आ रहे हैं वो है 2 गुना 2 यानी कि 4। LCM अगर लें तो LCM होगा 2 की 2 गुना 3 गुना 5, तो ये होगा 12 पंजू 60। तो आप देख सकते हैं HCF जो है छोटा होता है LCM से। यहाँ पर हमारे पास उत्तर बनेगा B। नेक्स्ट है आपके पास किन्हीं 3 विभिन्न अभाज्य संख्याओं का HCF निकालना है। मान लीजिए आप ले लेते हैं 3, 5 और 7 अभाज्य संख्याएं हैं ये आपकी, और आपको HCF निकालना है। तो तीनों में आपका कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF हमेशा क्या रहेगा 1। इसके बाद है हमारे पास 3/8 का दशमलव प्रसार हमें बताना है। तो आप 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पर आपको, तो आपके पास दशमलव पे यहाँ पर हम लिखेंगे 3, हेयर इज 6 0, 7 पे जाएगा ये आपके पास 56। फिर आप इसको करेंगे तो ये आपके पास जाने वाला है 5 पर। तो इसका जो उत्तर बनेगा आपका वो होगा A। इसी तरह आपको 13/25 का दशमलव 13/125 का पूछा गया है। तो आप 125 से भाग करेंगे 13 को, आप 0 यहाँ लगाएंगे तो यहाँ आपका दशमलव आ जाएगा, और आप ये सबसे पहले जाता है 1 पर। तो दशमलव के बाद आप 1 यहाँ पर आपके पास आंसर जो होगा, आप इसको कंप्लीट डिवाइड करके देखेंगे तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा A। इसके बाद है आपके पास निम्न में से किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अगर आपके पास बटे में जो संख्या है वो 2 या 2 का मल्टीपल आ जाए, 2 की पावर n 5 की पावर m, यानी कि 2 और 5 का गुना आ जाए, या 2 का 2 से हो जाए या फिर 5 से हो जाए, तो हमारी जो संख्या होती है बटे वाली वो हमेशा शांत हो जाती है। आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास 7 की पावर 3 है, ये कभी शांत नहीं होगी आपकी। यहाँ 3 और 7 में दे दिया तो ये भी शांत नहीं होगी। ये 2 और 7 में दे दिया तो ये भी शांत नहीं है। तो हमारे पास एक संख्या बनती है B जो शांत हो जाएगी। आप करके भी देख सकते हैं, 0.4 इसका उत्तर आने वाला है। इसके बाद है दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। उसी तरह से हम इसको निकाल लेंगे। 17 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, फिर आप दशमलव लगाएंगे। आप इसी तरह इस सवाल को भी करेंगे तो आपको आंसर यहाँ पर मिलने वाला है C। फिर इसके बाद है आपके पास निम्न में से अपरिमेय संख्याएं छांटिए। इसको लिखेंगे 2 वर्गमूल 2, ये हो गया आपके पास 4, ये बना आपके पास 11 और ये बना 5। तो ये सभी तो परिमेय संख्याएं आपके पास BCD। अपरिमेय संख्या आपके पास A। किस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। आप देखेंगे यहाँ जो आपको दिया हुआ है वो 2 की घात 3 है, यहाँ जो है वो है 5 की घात 3, यहाँ है आपके पास 3 की घात 2, और यहाँ जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 80 का आपके पास बनने वाला है। तो ये आएगा आपके पास 2 की घात 4 गुना 5। आपको बताया गया था क्या तो आपके पास 2 की घात में आ जाए या 5 में आ जाए या 2 और 5 के गुणनफल के रूप में आ जाए, तो वो संख्याएं हमेशा शांत होगी। तो सिर्फ आपके पास एक ऐसा नंबर मिलता है जो आपके पास 3 की घात में है। तो अशांत आवर्ती जो है वो हमारे पास होगा C। इसके बाद है निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। ये भी आपके पास अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय। हमें यहाँ पर बताना नहीं है। ये हमें पता है ये 4 का वर्ग था आपके पास, तो बाहर आपके पास 4 आ जाता है जो कि परिमेय है। तो इसका मतलब D हमारा उत्तर होगा। अपरिमेय नहीं है पूछा गया था। कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। उसी तरह से हम करेंगे शांत के लिए, घात में 2 की घात 3। इसी तरह आप इसको निकालेंगे 343 को और 210 को, तो आप देखेंगे कि ये आपके पास 3 का गुणांक आ जाता है और ये आपके पास 7 का भी आएगा इसमें। तो ये कभी भी शांत नहीं होंगी। तो 34 वाले सवाल में आपका उत्तर होगा A।
इसके बाद यदि दो धनात्मक पूर्णांकों के एलसीएम एचसीएफ जी और एल है तो उनमें क्या संबंध होगा। जी और एल है, जी जो है वो एलसीएम को दिखा रहा है यहाँ पे, एचसीएफ जो है वो एल है। तो एलसीएम जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, एलसीएम जो है वो बड़ा होता है एचसीएफ से। तो इसका उत्तर होगा ए। नेक्स्ट है आपको 96 और 404 नंबर दिया है, दोनों का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा में एलसीएम। तो 96 गुणा में 404, एचसीएफ हमें दिया हुआ है 4, जो कि हम इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, बराबर में एलसीएम। यहाँ जब आप कट करेंगे तो 101, 101 में जब 96 से गुणा करेंगे आप तो ये आपको मिलेगा 9696, जो कि उत्तर होगा आपका बी। इसके बाद आपको फिलिंग द ब्लैंक भी हमारे पास कुछ पेपर में आने वाले हैं, जिनमें आपको यहाँ बोला गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का परिकलित करने की एक तकनीक है। क्या निकाला जाता है यहाँ पे, धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ महत्तम समावर्तक। दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा होता है। अपरिमेय संख्याएं, मान लीजिए अगर मैं 3 और वर्गमूल 5 लूँ तो इनका जो सम है वो भी अपरिमेय होने वाला है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमेशा हो सकता है, और हम ये भी कर सकते हैं कि एक मैंने वर्गमूल 3 लिया और दूसरी मैंने माइनस वर्गमूल 3 ले ली। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये हमारे पास आ जाता है 0। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ये परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी। एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग, मान लीजिए मैंने एक 2 लिया है और एक वर्गमूल 3 लिया, तो दोनों का योग जो है हमेशा अपरिमेय ही रहेगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम्पल को लेके देखें यहाँ पे। इसके बाद है दो भिन्न अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। दो भिन्न, अगर दो भिन्न अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल पूछा है तो हम एक मान लीजिए 3 मान लेते हैं वर्गमूल में, एक वर्गमूल 7 मान लेते हैं। गुणनफल होगा इसका वर्गमूल 21, जो कि अपरिमेय है। और दूसरी अगर हम देखें तो एक वर्गमूल 3 मान लेते हैं, एक माइनस वर्गमूल 3 मान लेते हैं। इन दोनों का अगर हम गुना करें तो माइनस का 3, जो कि परिमेय आता है। तो हम कह सकते हैं दोनों का जो गुणनफल है वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी। खालिस्तान और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती है। तो वास्तविक संख्या बनाती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी है 2। इसके बाद पूछा है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है आपकी 3। प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी भाज्य संख्या, मान लीजिए मैं यहाँ ले लेती हूँ 15, ये भाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड हुए 3 और 5। तो अब हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते और गुणनखंड नहीं बना सकते। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो गुणनखंड किए वो किसकी फॉर्म में आ रहे हैं आपके पास, अभाज्य संख्याओं में। तो इसलिए इसका उत्तर होगा अभाज्य संख्या। किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, कोई दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, मैंने आपको पीछे भी बताया कि मैंने 3 और 5 अगर अभाज्य संख्याएं ली हैं तो इनका एचसीएफ हमेशा 1 रहेगा। वर्गमूल 3, वर्गमूल के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो वास्तविक संख्या है वो किस किस से मिलकर बनी होती है, परिमेय, अपरिमेय और परिमेय से। जिसको हम
क्यू कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू भी लिखते हैं। तो यहाँ पर इसने पूछा वास्तविक संख्याएं परिमेय होती है, जबकि हमें पता है कि वो अपरिमेय भी उसके अंदर आती है, तो इसलिए नहीं। पाई जो है वो हमारी अपरिमेय संख्या है। मुझे यकीन है कि अब आपको वास्तविक संख्या में इन सभी ऑब्जेक्टिव को अगर आप करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह की और चैप्टर्स हम बनाएंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें, जो कि आपको पेपर में बहुत हेल्प करने वाली हैं। थैंक यू।